नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। केंद्रीय बजट 2023-24। देखिए, ये इतने दिन बाद क्यों आ रहा है? क्योंकि बजट में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी और उसको आपको सब एक ही जगह लिखकर बताना ज़रूरी था। तो इसी के लिए इतना देर हुआ। लेकिन ये जो वीडियो है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका इससे बाहर बजट से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं भी आपको मिलती रहती हैं, कुछ परीक्षा से और रिलेटेड मटेरियल भी मिलते रहते हैं। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, केंद्रीय बजट 2023-24। शुरू करने से पहले कुछ बजट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हालांकि आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारा संविधान है उसमें बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, बल्कि बजट के स्थान पर उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक वित्तीय वर्ष, अब इसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वितरण, ठीक है, व्यय का विवरण होता है। जो बजट होता है, सरकार कितना खर्चा कर रही है और सरकार को कितना राजस्व मिल रहा है विभिन्न स्रोतों से, उसी का ये विवरण होता है बजट, जो कि हर साल पेश होता है। एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ओके, अब हम आते हैं बजट 2023-24 के प्रमुख बिंदुओं पर। तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले का ये अंतिम पूर्ण बजट है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले का ये अंतिम रूप से पूर्ण बजट है। क्योंकि देखिए, फरवरी 2024 में भी एक बार बजट फिर आएगा, लेकिन वो पूर्ण बजट नहीं होगा क्योंकि चुनाव होने हैं, इसीलिए वो पूर्ण बजट नहीं पेश किया जाएगा उस समय। ओके, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसको प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने इसे अमृतकाल में पहला बजट कहा और इसके लिए उन्होंने 3 विज़न की बात की। वो 3 विज़न कौन कौन से हैं? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि करना और सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण का निर्माण करना। ये 3 विज़न की बात की। अमृतकाल में इसको पहला बजट कहा। ठीक है, इसके अलावा बजट 2023-24 में कुल 7 प्राथमिकताएं तय की गईं, या एक रूप से हम कहें तो ये जो इस बार का 2023-24 का पूरा बजट है वो इन्हीं 7 पॉइंट्स पर ही आधारित है, जिसको वित्त मंत्री ने एक नाम दिया सप्तऋषि। इसको सप्तऋषि कहा गया। अब ये जो 7 पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसको देख लीजिए। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुँच, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति, क्षमता उभारना। ये जो 7 पॉइंट हैं, इन्हीं पर पूरा बजट आधारित है। ओके, अब हम बजट के अनुमानों को देखते हैं। 2023-24 के बजट के कुछ प्रमुख अनुमान जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसमें कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है। यानी इस वर्ष सरकार का कुल व्यय 45 लाख करोड़ का अनुमान है, जबकि कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। राजकोषीय घाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजकोषीय घाटा है क्या। देखिए, जो सरकार का आय है और सरकार का व्यय है, इन दोनों के बीच जो अंतर होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा जितना कम होगा उतनी अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है। राजकोषीय घाटा ज़्यादा नहीं होने दिया जाए, इसके लिए सरकारें विभिन्न प्रकार के प्रयास करती रहती हैं। ओके, तो भारत का
2023-24 में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 5.9% अनुमानित है। ओके, जबकि 2025-26 तक 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लक्षित राजकोषीय घाटा कहेंगे। ठीक है, इसको लक्षित राजकोषीय घाटा कहेंगे। 2022-23 में 6.4% राजकोषीय घाटा को प्राप्त कर लिया गया है, जो कि सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसने 2022-23 में जो 6.4% का अनुमानित राजकोषीय घाटा था उसके लक्ष्य को सरकार ने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये तीनों जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं बजट से संबंधित कि कौन कौन से योजनाएं नई लॉन्च हुई हैं या कौन कौन से और प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। तो सबसे पहले वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि 2022-23 में भारत की विकास दर 7% रही, जो कि तुलनात्मक रूप से बेहतर रही। इसका क्या मतलब है? वर्तमान में देखा जाए तो भारत ये और पूरी दुनिया कोविड-19, वैश्विक मंदी, इसके अलावा यूक्रेन रसिया जो वार चल रहा है उससे जूझ रही है। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो जो देश की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था, जो विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसकी तुलना में भारत की विकास दर काफ़ी अच्छी रही, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो वित्त मंत्री ने वही कहा कि तुलनात्मक रूप से बेहतर है, भारत की विकास दर 7% रही 2022-23 में। ओके, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यानी वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने और कुछ बातें बताई कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्तमान में 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना जो कि मुफ्त सिलेंडर से संबंधित था, तो उसके तहत अभी तक 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा पीएम जनधन बैंक खातों से संबंधित डाटा भी दिया गया है कि अब तक कुल 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाता खोला गया है। इसके अलावा 9 वर्षों में जो प्रति व्यक्ति आय है भारत की वो 2 गुनी हो गई है और वर्तमान में 1.97 लाख रुपीस भारत की प्रति व्यक्ति आय है। 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। यानी भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। भारत में डिजिटल क्रांति का जो असर था वो काफ़ी पॉजिटिव है और इसका ये परिणाम है कि ज़्यादा जो लेन देन है वो कैश के माध्यम से ना होकर ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल रूप से हुआ है, जिसके ये आंकड़े वित्त मंत्री जी ने दिए हैं। इसके अलावा कोविड टीकाकरण से संबंधित भी आंकड़ा दिया गया है कि 102 करोड़ व्यक्तियों का अभी तक टीकाकरण हो चुका है। कुल 220 करोड़ कोविड टीकाकरण अभी तक हो चुका है। ठीक है, अब हम बजट की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। श्री अन्न योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार लगातार मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, जिसको मिलेट्स कहते हैं, इसके लगातार उत्पादन पर जोर दे रही है। हालांकि भारत मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, इसीलिए भारत इसको इंटरनेशनली लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ा रही है, इसको फैला रही है, इसका प्रचार प्रसार कर रही है और इसको बढ़ावा दे रही है कि मोटे अनाजों को और अधिक वरीयता मिले। ठीक है, तो उसी के लिए इसने एक योजना प्रारंभ की है, श्री अन्न योजना। और इसके अलावा मिलेट्स संस्थान एक है, वहाँ पर एक हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में एक सेंटर की भी स्थापना की जाएगी जो इन मोटे अनाजों को इंटरनेशनली प्रचारित प्रसारित करने के लिए और भी अन्य कार्य के लिए वहाँ पर एक केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना की बात बजट में की गई है। इसके माध्यम से महिलाओं को 2 साल में 2 लाख तक का निवेश करने का मौका मिलेगा और ये जो निवेश होगा उससे जो महिलाएं हैं उनको टैक्स में छूट मिलेगी और 2 साल में
के बाद इनको 7.5% का रिटर्न मिलेगा, यानी उस पर 7.5% ब्याज की दर से इनको रिटर्न मिलेगा। तो महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा की गई है। मेडिकल क्षेत्र में सरकार लगातार देख रही है कि जो नर्सेज हैं उनकी काफ़ी कमी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो 157 भारत में मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जहां पर पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को नर्सिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार एनीमिया रोग को मुक्त करने के लिए भारत से काफ़ी प्रतिबद्ध है। इसके लिए एनीमिया स्किल सेल की शुरुआत की गई है और भारत को 2047 तक एनीमिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने इस बजट में। इसके अलावा इनकम टैक्स की दरों में भी बदलाव किया गया है। आयकर की नई दरें लागू हुई हैं, खासकर 7 लाख रुपए तक अब टैक्स से एकदम छूट दे दी गई है। इसके अलावा पहले 2.5 लाख रुपए तक जीरो टैक्स लगता था, अब 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स लगेगा। 3 से 6 लाख तक अगर आपकी आय है सालाना तो आपको 5% टैक्स देना है। 6 से 9 लाख तक अगर आपकी सालाना आय है तो आपको 10% टैक्स देना है। 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी सालाना आय है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। ये नई टैक्स व्यवस्था में बताया गया है। ओके। इसके अलावा सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, उस योजना का विस्तार अगले 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है। कृषि के लिए कर्ज का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है और उसको बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड में भी वृद्धि कर दी गई है और 66% की वृद्धि हुई है और इस बार कुल 79,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रदान किए गए हैं। अनुसूचित जाति मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये अंतिम व्यक्तियों तक जो पहुंच अभी हमने आपको बताया वो प्राथमिकता है सरकार की, उसी के अंतर्गत अनुसूचित जाति मिशन पर 15,000 करोड़ रुपए का खर्च सरकार ने रखा है। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि हुई है और इसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ओके। रेलवे को अब तक के इतिहास का सर्वाधिक फंड दिया गया है। 2.40 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिया गया है, जो कि अब तक के रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा फंड है। ओके। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार ने ध्यान दिया है और उसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी इस बजट के अनुसार। शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी UIDF की स्थापना की जाएगी और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा होगा। बजट में आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, यानी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए, और इसके लिए 2200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 740 एकलव्य आवासीय स्कूलों में यानी जनजातियों को टारगेट करते हुए जो एकलव्य आवासीय स्कूल है 740, उसमें सरकार 38,800 शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता रहेगा। पहले भी ये प्रावधान था और आगे भी इसको बढ़ाया गया है। हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार ने 19,700 करोड़ रुपए दिए हैं। 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है सरकार ने। राज्यों को अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है बजट में। 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम था वैसे ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन में प्रदर्शन में सुधार के लिए इसको शुरू किया जाएगा। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए एक योजना भारत श्री की स्थापना की जाएगी, यानी भारत साझा शिलालेख की स्थापना की जाएगी। हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का विकास किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। इस बजट में ऐसा प्रावधान है। 5G सेवाओं के उपयोग के लिए 100 नए प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ये गोबर धन योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जो कि पूर्व में सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है।
अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र की स्थापना सरकार द्वारा इस बजट में किए जाने की बात कही गई है। सभी राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी और इस मॉल के जरिए ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद और जो GI उत्पादित जो वस्तुएं हैं जो इसको GI टैग प्राप्त है उनके बिक्री को बढ़ावा देगी इस यूनिटी मॉल के जरिए। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना भी सरकार लॉन्च करेगी जिसके जरिए अगले 3 साल में 47 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जमा सीमा भी बढ़ाई है सरकार ने, 15 लाख से बढ़ाकर इसको 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ये कुछ प्रमुख घोषणाएं थी। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं और राजस्व व्यय का कौन स्रोत है। तो सरकार राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है उधार एवं अन्य देयताएँ। इससे सरकार को 34% राजस्व प्राप्त होता है। फिर GST यानी वस्तु और सेवा कर 17% और फिर आयकर और निगम कर दोनों से 15% टैक्स सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा सरकार अपना राजस्व जो प्राप्त करती है उसको व्यय कहाँ करती है, उसका सबसे बड़ा स्रोत है ब्याज भुगतान 20%, फिर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। ठीक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें, मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वनों के में पौधारोपण के लिए मैंग्रोव पौधे लगाने के लिए एक योजना चलाई गई है, मिष्टी योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य व्यय में GDP के 2.1% की वृद्धि की गई है। शिक्षा व्यय में GDP का 2.9% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा एक योजना और PM प्रणाम योजना, ये राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई है PM प्रणाम योजना। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थीं केंद्रीय बजट 2023-24 की, जो कि आपको जाननी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है, उससे ज़रूर जुड़िए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। नमस्कार।